नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम आपको एक ऐसे अधिकारी, एक ऐसे अफसर से मिलवाएंगे जिनका साफ तौर पर ये मानना है कि इंसान को वर्तमान में जीना चाहिए, भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उनका खेलों में भी उतना ही रुझान है, जितना अपनी ड्यूटी के प्रति वो ध्यान देते हैं उतना ही खेलों के प्रति भी लगा है। उनका साफ तौर पर ये मानना है कि खेलों से स्ट्रेस भी दूर होता है और फिजिकल एक्टिविटी हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जी हाँ, मैं स्वागत करता हूं 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी बद्री मीणा साहब का। नमस्कार सर। बहुत सर, ये प्रोग्राम हम जब शुरू करते हैं तो थोड़ा सा टाइम मशीन के जैसे आपको मैं थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूं सर। कहाँ आपका जन्म हुआ था सर और स्कूलिंग कहाँ से हुई सर? मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजस्थान के जयपुर ज़िले में मेरा जन्म हुआ और जयपुर में ही मेरी सारी स्कूलिंग और कॉलेज हुआ। पहले शुरुआत में शहर के एक स्कूल जिसको सनफ्लावर पब्लिक स्कूल बोलते हैं, वहाँ तक 10वीं पढ़ी। फिर 11वीं 12वीं एक सरकारी स्कूल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पोद्दार करके, वहाँ पर मेरा 11वीं 12वीं हुआ। फिर राजस्थान कॉलेज उसी के सामने, वहाँ पर ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद में यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ। 2000 में शायद आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ सर। 2001 में पहली बार फाइट आपने किया था यूपीएससी में सर। अभी जो हम ट्रेंड देख रहे हैं वो खास तौर से ये ट्रेंड है कि हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट होता है उसको ऐसा लगता है यूपीएससी उसके लिए नहीं है। ये एक हो सकता है उसकी सोच हो, या अभी जो नया ट्रेंड जो दिख रहा है, नया जो पेपर का सेटअप करने का जो तरीका है वो उसके कारण थोड़ा सा उसको ऐसा लगता है कि यूपीएससी उसके लिए नहीं है। क्या लगता है आपको कि यूपीएससी आपने फाइट किया, किस तरह से देख रहे हैं आप? जिस समय हम लोग एग्ज़ाम दिए थे उस समय निश्चित रूप से पैटर्न अलग था। वहाँ पर 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे, 2 ऑप्शनल होते थे। प्री का पैटर्न भी अलग था। अभी टोटली चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई है और उस परिदृश्य में हो सकता है कि कुछ एज इंग्लिश मीडियम या टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को हो रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी सभी के लिए मैदान ओपन रहता है। जो जितनी अच्छी मेहनत करेगा, जितने अच्छा प्रयास करेगा तो उसको सफलता मिलनी चाहिए। सर, परिवार के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। पिताजी क्या करते थे? ब्रदर भी हैं आपके, वो भी आईएएस अधिकारी हैं सर जी? मेरे परिवार में माँ पिताजी के अलावा हम 5 भाई बहन हैं, एक ब्रदर और 3 बहनें। भाई भी सर आईएएस हैं? मेरे ब्रदर भी सर्विस में है। पिताजी जनगणना विभाग में कार्यरत थे, अभी रिटायर हो गए हैं। और ब्रदर यूपीएससी के माध्यम से ही इनकम टैक्स सर्विसेज में है। सर, भाइयों के प्रति प्रेम अब बहुत कम होता जा रहा है सर। आपस में बहुत सारे डिस्प्यूट आते हैं, लेकिन सर आपकी फैमिली में एक चीज़ मैंने देखा है कि भाई से यूपीएससी में आने की प्रेरणा आपको मिली। सेक्रीफाइस भी किया आप लोगों ने, आपके भाई ने खास तौर से, कि कम से कम साथ में आप लोग रहें। वो क्या वाकया था सर जिसके चलते वो आईपीएस छोड़कर आईआरएस में आए थे? जो मेरा करियर है वो हमेशा से ही मेरे ब्रदर के द्वारा गाइडेड रहा है। उन्होंने ही शुरू से ये सोचा था कि मुझे यूपीएससी देनी है, क्योंकि जब छोटे होते हैं तो बहुत ज़्यादा कहते ही हैं हम लोग। अभी तो खैर बच्चे काफ़ी स्मार्ट हो गए, उनको शुरू से पता रहता है कि ऐसा करना है, इस तरह से करना है। हमको बहुत ज़्यादा पता नहीं रहता। ये पता था कि ये हमारा कोर्स है, इसको अच्छे से पढ़ना है, टीचर से अच्छे से बिहेव करना है, टीचर से मार्क अच्छे आने चाहिए, टीचर घर वालों को अच्छी बात बोलना चाहिए कि आपका बच्चा अच्छा कर रहा है। इतना ही हमारा उद्देश्य रहता था। लेकिन हमारे कैरियर के विषय में, जो मेरे कैरियर के विषय में मेरे बड़े ब्रदर का ही सोच रहता था कि वो कैसे इसको मोल्ड करना है। उन्होंने 10th के बाद से ही ये मेरे लिए सोच लिया था कि इसको यूपीएससी देना है, और उसी के अनुरूप उन्होंने मेरी तैयारियां शुरू से ही करवाई थी। और पिताजी हम दोनों को हमेशा अच्छा करने के लिए बोलते थे। ये किसी के दिमाग में नहीं था कि यूपीएससी करना है, लेकिन अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे संस्कार लो, किसी का गलत मत करो, ये सब ही हमारे को शुरू से सिखाया जाता था। और फिर जब ग्रेजुएशन के बाद में कोई न कोई तो जॉब करना ही था, कहीं पे भी कुछ काम करना ही था, तो सामने यूपीएससी आई तो उसमें सिलेक्शन हुआ। वो पहले आईपीएस हुए थे सर, फिर आईआरएस वो हुए, वो क्या था सर प्रकरण? जब मेरी तैयारी वो करवा रहे थे तो उन्होंने मेरी तैयारी के साथ में खुद भी एग्ज़ाम दिए, तो हम दोनों ही एक साथ आईपीएस में सिलेक्शन हम दोनों का हुआ था, एक ही बैच में हुआ था। बाद में कुछ परिस्थितियां बनी तो उन्होंने इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज ज्वाइन कर ली। कहते हैं सर, पुलिस विभाग में जब हम आते हैं तो खेलों के लिए कोई ना कोई ऐसा चीज़ आपके पास होनी चाहिए जो आपको स्ट्रेस दूर कर सके। खेलों से बढ़िया कोई चीज़ होती नहीं।
ये सुना जाता है कि बीएन मीणा साहब जहां जाते हैं उनके 11 लोगों की टीम तैयार रहती क्रिकेट खेलने के। क्रिकेट के प्रति रुझान, हालांकि सभी खेल आप खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट के प्रति रुझान मैंने रायपुर में भी आपको देखा है, काफी रहा है, बिलासपुर में भी देखा है। क्रिकेट के प्रति या खेलों के प्रति बढ़ते रुझान का कुछ खास कारण आपके लिए? एक्चुअली बचपन से ही खेलों के प्रति रुझान था हमारे। हम लोग सभी खेल खेलते थे, लेकिन उस समय पढ़ाई के कारण प्रोफेशनली कोई खेल नहीं खेल पाए। और अब जब भी कभी मौका मिलता है तो हम क्रिकेट हो चाहे बैडमिंटन हो, इवन इंडोर गेम्स जिसमें चेस है, कैरम है, और भी टेबल टेनिस है, इवन टेनिस है, ये सभी गेम जहाँ पर भी मौका मिलता है, जैसे कोई कोर्सेज में जाते हैं। एनपीए में जब हम थे वहाँ पे भी हॉकी तक, हम हॉकी भी खेला, फुटबॉल भी खेला। एनपीए की ट्रेनिंग में भी खेलों को हमारी ट्रेनिंग से जोड़ा गया है। उसका भी उद्देश्य यही है कि अगर हम खेल खेलते हैं तो यूथ के साथ जुड़ने का ये काफ़ी एक सरल माध्यम होता है। और जब अगर डिस्ट्रिक्ट में आप यूथ के साथ में जुड़े रहते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याएं जो कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई है उनको संभालने में वो एक आपको हेल्प करता है। उसके साथ में जैसा आपने कहा कि फिजिकल फिटनेस, कोरोना के इस दौर में फिजिकल फिटनेस का महत्व सभी को समझ में आ गया। अब सभी लोग कोशिश करते हैं कि अपनी स्टेमिना को, अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने का, चाहे वो योगा के माध्यम से करें, चाहे किसी स्पोर्ट्स के माध्यम से करें, सभी को करते हैं भी और करना भी चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेस, पुलिस में काम करते करते कब आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत समस्याएं ऐसी होती है, तो उससे बाहर निकलने के लिए भी आपको स्पोर्ट्स मददगार होता है। स्पोर्ट्समैन की तरह कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए आप जाने जाते हैं सर। रायपुर में भी मैंने सुना, बिलासपुर में भी सुना मैंने, कोरबा में आप रहे वहाँ भी सुना। जो पुलिस का सिपाही होता है, हवलदार होता है, एसआई होता है, वो इस जॉब में आने के बाद कहीं ना कहीं खेलों के प्रति रुझान उसका खत्म होता जाता है। लेकिन आप काफ़ी प्रमोट करते हैं ऐसे लोगों को जो खेलों के प्रति आगे आना चाहें। इसके पीछे की कोई खास वजह? एक तो व्यक्तिगत इंटरेस्ट है, जो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है जो स्पोर्ट्स के प्रति है। साथ ही खेल आपको बहुत अन्य समस्याओं से भी दूर रखता है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि आज मोबाइल गेम्स है या नशे का, आप देखेंगे कि लोग छोटे बच्चे भी पार्टीज करने का एक चलन चल गया। हमारे समय तो ये था कि खेल लिए वही पार्टी थी। तो अभी भी अगर वो चलन हो तो हम हमारी यूथ को कई चीज़ों से बचा सकते हैं। अगर दिन भर बच्चा खेल रहा थक जाता है तो वो रात को देर तक घूमना, पार्टी करना, ये सब चीज़ें उसके दिमाग में नहीं आएगी। जब वो आराम दिन भर बैठा रहेगा एसी में, तो शाम को रात को भी कहीं घूमने का प्रयास करता है, तेज़ मोटरसाइकिल चलाने का प्रयास करता है, बिना सुरक्षा मानकों के साथ में स्टंट करने का प्रयास करता है, जैसा हम वीडियोज़ में कई बार देखते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ना केवल पुलिस में बल्कि अन्य जो समाज के जो भी यूथ है, वो जब आपको समय मिले, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो कुछ ऐसे स्पोर्ट्स में अपना समय देना चाहिए, ताकि क्रिएटिविटी आपकी दिमाग में भी रहे और शारीरिक रूप से भी आप सक्षम रहे। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि 9 जिले में एसपी रहने का खिताब बद्रीनारायण मीणा साहब के पास है। ये अपने आप में अचीवमेंट है। कोई दूसरा पुलिस अधिकारी मेरे संज्ञान में नहीं कि जिन्होंने 9 जिले किए हों। पहला जिले की शुरुआत बलरामपुर से हुई थी सर। काफ़ी ज़्यादा उस समय अगर मैं बात करूं जिस टेन्योर पे आप गए थे, घोर नक्सल प्रभावित इलाका वो पूरा माना जाता था। उस समय तत्कालीन आईजी को गोली भी लगी थी। वो टेन्योर कैसा रहा था बलरामपुर का, क्योंकि पहले एसपीशिप और पहला पुलिस जिला बलरामपुर उसी समय बना हुआ था। किसी भी आईपीएस ऑफिसर के लिए पहला पुलिस जिला जो कप्तान के रूप में होता है वो यादगार ही रहता है। मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई थी बलरामपुर ज़िले के एसपी के रूप में, और वहाँ पर विभिन्न तरीके से झारखंड से जुड़ा हुआ एक ज़िला है। और अभी केवल पुलिस ज़िला था, वो संपूर्ण ज़िला भी नहीं था। वहाँ पे कलेक्टर सरगुजा में ही बैठते थे, एसपी केवल वहाँ बैठता था। अभी उसका एस्टेब्लिशमेंट हो ही रहा था। तो सुविधाओं के दृष्टि से भी देखें तो उसका जो मुख्यालय है वो काफ़ी छोटा था। लेकिन सिंस मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से था तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा, और वहाँ पे काम करने के अनुभव बहुत अच्छे थे। वहाँ पे भी जैसा आपने जैसे क्वेश्चन पूछे मेरे से, वो चीज़ें मेरे काम आई। मैं स्पोर्ट्स में वहाँ के जो यूथ से उनसे जुड़ा, वहाँ पे उनसे हमको कई बातें पता भी चलती थी, कई हमको हेल्प भी मिलती थी। साथ में जवानों के साथ भी एक ऐसे क्षेत्र में जाते तो उनके साथ में गश्त करते हैं, दिन रात जंगल में उनके साथ में घूमते हैं, तो उनके साथ भी एक अलग अपनापन स्थापित हो जाता है। तो जब आप
किसी भी ज़िले में इतना मगन होके या दिल से काम करते हैं तो वहाँ की यादें आपके साथ में रहती। बद्रीनारायण मीणा साहब के बारे में बोला जाता है बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं। आईपीएस अधिकारी जब कोई बन जाता है, अब तो आप आईजी बन गए हैं सर, लो प्रोफाइल रहने का क्या कारण है इतना? मैं ऐसा नहीं है, मैं सिंपलिसिटी में हमारा जो कोशिश रहती है कि सिंपल रहा जाए बहुत, और सिंपल रहने का मतलब अगर लो प्रोफाइल है तो वही सही है। जॉब जो है सर, ये यूथ के लिए मैं इस विषय पर ज़रूर बातचीत करना चाहूँगा सर, कि अब के यूथ को बहुत ज़्यादा ढाढ़स नहीं है कि एक बार हम नाकामयाब हुए यूपीएससी में या किसी परीक्षा में तो वो अपना लाइन चेंज कर लेता है। वो उसको ये नहीं लगता कि उसको आगे उसी लाइन में बढ़ना है या अपना 100% देना है जब तक गोल को वो अचीव ना कर ले। कुछ कहना चाहेंगे ऐसे यूथ के लिए सर? मैं बिल्कुल इसमें विश्वास करता हूँ कि लाइफ एक जर्नी है, इसमें कई पड़ाव आते हैं और हर पड़ाव का अपना महत्व होता है। जहाँ सफलता का महत्व है वहाँ असफलता का भी अपना महत्व। और हम आज तो इतने कोर्स वगैरह, इतने चीज़ें आप व्हाट्सएप में सब जगह रोज़ाना देखते हैं, अगर उनको पढ़ने के साथ में अगर उसको गौर से देखेंगे तो उसमें कई मायने रहते हैं उसके, कि बहुत और बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि मैं जितना ज़्यादा सफलता से नहीं सीखा उतना असफलता से सीखा हूँ। तो इसलिए असफलताओं से कभी किसी भी यूथ को या किसी भी व्यक्ति को घबराने की ज़रूरत नहीं, कि वो आपके जीवन का एक पड़ाव है। जीवन ख़त्म नहीं होता वहाँ, अगर उसके आगे आप फिर अपना मेहनत करेंगे तो कोई न कोई रास्ता आपके लिए ज़रूर इंतज़ार करता हुआ मिलता है। और लाइफ में पीछे मुड़ के जब आप कभी देखते हैं तो वो असफलता का जो मोड़ है वो आपको लगता है कि देखो यहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी को अलग मायने दी। राजनांदगांव जब आप एसपी बन के गए सर, उसके पहले ही बड़ी घटना हुई थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तत्कालीन एसपी थे वहाँ पर विनोद चौबे साहब, वहाँ नक्सली घटना में शहीद हो गए थे। उस घटना के बाद जब आप गए तो कहीं ना कहीं सर जवान है, फोर्सेस है, मनोबल काफ़ी डाउन हो जाता है कि एसपी नहीं रहे हमारे, और नक्सली घटना इतनी ज़्यादा होती है कि भाई पुलिस अधीक्षक को वो नहीं छोड़ रहे तो बाकी फोर्सेस फिर तो परिकल्पना करना बहुत मुश्किल होता है। कैसे उस समय उस जिले को संभाले, नए कैंप कैसे बनाए वहाँ पर, क्योंकि वो इलाका पूरा मोहल्ला मानपुर, ये पूरा इलाका आज भी नक्सली इफेक्टेड है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जब ऐसी कोई घटना होती है तो पुलिस का मोरल डाउन होता है, फोर्सेज में एक बेचैनी होती है, और वो महसूस भी किया मैंने उस समय जब गया था। उस वक्त में भी मेरा जो लोगों से जुड़ के काम करने का जो तरीका है, लोगों से बात सुनने का जो तरीका है, वो निश्चित रूप से काम आया। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि कैसे होगा, लेकिन धीरे धीरे टीम बनती गई। जब टीम बनी, हमने नए नए कैंप एस्टेब्लिश किए, फिर उनके साथ में टाइम बिताया। जैसा बलरामपुर के अनुभव थे मेरे पास में, जवानों के साथ में उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना जितना हो सकता है, फिर उनके भरोसे को जीतना, वो स्पोर्ट्स के माध्यम से हो चाहे उनके वेलफेयर के माध्यम से हो। मतलब स्पोर्ट्स हर जगह काम आता है। स्पोर्ट्स 100% पुलिस वाले के लिए स्पोर्ट्स हमेशा काम आता है, चाहे वो पुलिसिंग के लिए हो, चाहे जनता से जुड़ने के लिए हो, चाहे खुद की फिटनेस के लिए हो, चाहे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। बस्तर में भी आप रहे हैं सर, उस समय बस्तर के लिए कहा जाता था और होती भी थी घटना, शहर के आसपास ही कहीं ना कहीं नक्सली घटना हो जाती थी। अब खैर बस्तर बहुत बदल गया है पहले से, अब तो घटनाएं नहीं आती, लेकिन उस समय जब आप गए, डांगी साहब के बाद शायद आप पहुंचे थे बस्तर, उस समय शहर के आसपास ही बड़ी घटनाएं हो जाती थी उस समय, और अब के बस्तर को कितना अलग मानते हैं? अब बहुत बदलाव आ गया है, विकास काफ़ी जो तेज़ी से हो रहा है बस्तर क्षेत्र में। जगदलपुर तो अब शहर के रूप में कन्वर्ट होता जा रहा है, कनेक्टिविटी इसकी बहुत बढ़ गई है, एयर से कनेक्ट हो गया है जगदलपुर, और वहाँ हैदराबाद से कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है। तो अभी तो धीरे धीरे जो पुराना चीज़ें सोचते तो बाद में, अभी थोड़े समय बाद में तो सबको ये लगेगा अरे ये इतना, हम उस समय तो ऐसा था अभी ऐसा हो गया। तो अच्छा है, पॉजिटिव चेंजेज हो रहे तो अच्छी बात है। बिलासपुर जिले में आपने कमान संभाली सर, बिलासपुर भी बहुत अलग तरीके का जिला, हाई कोर्ट भी है वहाँ पर, चोरियाँ और क्राइम का एक अलग ही पैटर्न देखने को मिलता है। बिलासपुर का टेन्योर को किस तरह से याद करना चाहेंगे अपने? शहरी क्षेत्र जितने भी हैं वहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफेंसेज अलग प्रकार से होते हैं, और बिलासपुर छत्तीसगढ़ के 3 बड़े शहरों में आता है। तो बिलासपुर में क्राइम अलग प्रकार से होते हैं, इंटरस्टेट गैंग भी वहाँ पे ऑपरेट करते हैं बाहर से, सिंस वो रेलवे से कनेक्टेड है और हाईवे भी वहाँ पे है, तो बाहर के लोग वहाँ पे काफ़ी हैं जो बसे हुए हैं। तो वहाँ पर ये अलग अलग तरीके के अपराध वहाँ पे होते रहते हैं, अभी भी होते हैं उस तरह से। लेकिन उनमें आपकी अगर अच्छी टीम है तो उनको डिटेक्ट करना, अपराधियों को बाहर से पकड़ के लाना,
ये बड़ा पुलिस के लिए चैलेंज भी रहता है और अपॉर्चुनिटी भी रहती है। अगर आप पकड़ते हैं तो जनता उतना ही आपको प्रेज भी करती है। बस्तर में भी आप रहे हैं सर, बलरामपुर में भी आप रहे हैं। कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं सर, जवानों में आत्महत्या के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। दूसरी दृष्टि से अगर हम देखें सर, पहले मोबाइल फ़ोन हुआ नहीं करते थे, तो शायद चिट्ठी जब तक जाती थी जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। अब मोबाइल कनेक्टिविटी ज़्यादा हो गई, अब तो उल्टी चीज़ें आ रही हैं जो चीज़ें आती आत्महत्या के बाद के रीज़न की। कल रात में पत्नी से बात हुई थी, उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया, और अभी कल ही तो वो वापस छुट्टी से लौटा था, उसने सुसाइड कर लिया। ये कुछ कारण इसका समझते हैं सर, क्या कारण होता है इसका? आप इसका कारण आपने ही बताया, वो बिल्कुल सही कारण है कि हम जहाँ पर नहीं रहते वहाँ की समस्याओं को हम वहाँ से सुलझाने का प्रयास करते हैं, तो जबकि वो कर नहीं पाते हम। तो मोबाइल के माध्यम से हमारे पास समस्या तो पहुँच जाती है, लेकिन उसका समाधान हम नहीं कर पाते, बहुत बार नहीं कर पाते। जवानों के साथ भी वो समस्या कई बार रहती है। फिर फोर्स का अनुशासन है, फिर टफ ड्यूटीज़ हैं, तो उनके बीच में सामंजस्य बैठाना एक चैलेंज होता है। तो कई बार जवान उन चीज़ों को नहीं कर पाता है और अपनी समस्याओं को इतना बड़ा बना लेता है कि अपने जीवन को ही वो छोटा समझने लग जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा हमारे इंटरव्यू का स्टार्ट ही ऐसा हुआ कि हमको वर्तमान में जीना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जब जहाँ जो काम कर रहे हैं उसको बेहतर करें। बाद का जब जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पर उसको उस समय देखा जाएगा। लेकिन अगर आप किसी से फ़ोन पे झगड़ा कर रहे हैं, किसी से झगड़े को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो जब आदमी ऐसा है महसूस करता है कि नहीं यार मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा, तब शायद ऐसी चीज़ें वो कदम उठा लेता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसमें भी फिर पुनः स्पोर्ट्स का, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का, आपके सीनियर ऑफिसर का, आपके दोस्तों का, वहाँ पर कैंप में कौन रहता है उनका, काउंसलिंग का, इनका काफ़ी महत्व है। तो अगर वो किसी का बिहेवियर चेंज हो रहा है, किसी को उदासी है, या अगर साथी लोग इस बारे में ध्यान दें तो बहुत चीज़ों को सही किया जा सकता है। रायपुर जब आप कप्तान बन के आए थे सर, मुझे बहुत अच्छे से याद है, ओपी पाल साहब उस समय पुलिस कप्तान हुआ करते थे, आपने उनसे चार्ज लिया था। कोइंसिडेंसी कह लीजिए, जब आप यहाँ के आईजी बने दुर्ग के, तो भी ओपी पाल साहब से आपने चार्ज लिया। रायपुर का पुलिस कप्तान बहुत अलग तरीके का महसूस करता है, क्योंकि हर किसी का सपना रहता है कि वो राजधानी में पुलिस कप्तान एक बार अपने टेन्योर में ज़रूर बने। IPL का आयोजन उस समय हुआ, क्योंकि आप क्रिकेट और बाकी खेलों में रुझान आपका बहुत ज़्यादा है। वो बहुत स्वर्णिम पल रहा उस समय रायपुर के लिए भी कि IPL इतना बड़ा आयोजन वहाँ पर हुआ, हॉकी का भी इंटरनेशनल आयोजन वहाँ पर हुआ। वो सबको किस परिस्थिति में देखते हैं उस रायपुर को जब आप थे उस समय? जैसा आपने बताया, राजधानी का कप्तान बनना अपने आप में एक गौरव का विषय होता है, और राजधानी में अलग प्रकार का चैलेंजेज रहते हैं, जहाँ पर सभी वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं, वरिष्ठ मंत्रीगण रहते हैं, और सब छोटी छोटी समस्याएं कई बार वहाँ पर बहुत बड़ी बन जाती है। फिर विभिन्न तरह के आयोजन भी होते हैं, VIP मूवमेंट भी होते हैं, उनको मैनेज करना। और जब हम उस समय थे, उसमें बहुत आयोजन हुए, उस समय तरह तरह के आयोजन थे, जिसमें बड़े फिल्मी स्टार का आना भी हुआ, हॉकी के बड़े आयोजन हुए, IPL के आयोजन हुए। तो आपके कैरियर में ये चीज़ें आपको सिखाती है कि अगर कोई बड़ा आयोजन करने का आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि नाउ आई कैन हैंडल बिग इवेंट आल्सो। तो वो एक कॉन्फिडेंस राजधानी के कप्तान के रूप में रहने से मुझे मिला। अब कभी ऐसा कुछ जिम्मेदारी ऐसी मिलती है तो ये लगेगा कि हाँ, मैं आसानी से इसको निभा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक एक्सपीरियंस है उसका। पुलिस का पूरी प्रणाली, पुलिस के पूरे अगर मैं देखूं सर, तो अनुशासन के नाम से पुलिस विभाग जाना जाता है। उस अनुशासन की कमी हर जगह देखने को मिल रही है। आप लोगों का जो बैच रहा, अब जो नया बैच आ रहा है, अनुशासन उतना नहीं नज़र आता। हम आम जनता या आम लोगों में भी देख रहे हैं, शिक्षकों के प्रति हम कितना आदर भाव पहले किसी ज़माने में रहता था सर, कि शिक्षक सामने आता था तो पैर छुए बिना हम आगे नहीं बढ़ते थे, और शायद देख लेते थे तो कमरे के अंदर घुस जाते थे या क्लासरूम में चले जाते थे। वो अनुशासन हर जगह से कम हो रहा है, इसमें पुलिस विभाग भी अछूता नहीं है सर। ये बिल्कुल इसमें जो आप जो बात बोले, उसमें जो शिक्षकों का सम्मान वाली बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको मैं बहुत मन से मानता हूँ कि किसी भी समाज का जो चरित्र निर्माण होता है, उसमें शिक्षक और माता का रोल काफ़ी अहम होता है। तो अभी जो हम महसूस करते थे और जो हमारी बच्चों की जनरेशन महसूस कर रही है, उसमें वो अटैचमेंट तो परिलक्षित नहीं होता जो अटैचमेंट हम अपने गुरुजी लोगों को करते थे। हम माट साहब बोलते थे या सर बोलते थे, उसका जो हमारे टीचर्स का सारा इम्पैक्ट होता था पेरेंट्स से। और पेरेंट्स से ऐसा नहीं कि PTM में ही मिलते हैं,
वो कभी भी कोई भी चौराहे पे बात करते हुए आपके टीचर से बात होगी, अगर आपका टीचर और आपके पिताजी एक जगह बात कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि ये डर लगता था कि अब क्या ना बोलते, अब क्या बोले हैं, कौन सी शिकायत बोले हैं, क्या अब सारी हमारी जो गलतियां खुद को एहसास होने लग जाती, अरे अब आगे से निकलूंगा, आज बचा ले भाई। तो वो एक वो डर और भय और पॉजिटिव था वो, अब खत्म हो गया। अब भी वैसा तो नहीं है कि इतना इंटरेक्शन भी नहीं रहता दोनों ही पार्ट से सर, हाँ, दोनों तरफ से ही हुआ है। लेकिन मैं अभी मानता हूँ कि हमको अगर अच्छा समाज निर्माण करना है तो टीचर्स अच्छे होने चाहिए, टीचर्स के प्रति रेस्पेक्ट भी उतना ही होना चाहिए, और टीचर्स को भी अपनी जो गरिमा है, जो अपना जो पुराना हमेशा से जो हमारी संस्कृति में बोला गया है कि गुरु देवता के समान होते हैं, वो चीज़, वो परंपरा अभी भी हमको कोशिश करनी चाहिए कि रहे। बच्चों को अभी हमारे बच्चों को भी हम कोशिश करते हैं कि ये अपने टीचर्स का बिल्कुल वैसा ही सम्मान करें जैसा कि हम लोग हमारे टीचर्स का किया करते थे। 9 जिलों में एसपी रहने के बाद सर ये भी एक अलग तरीके का अचीवमेंट है कि जिस जिले में आप एसपी रहे तत्काल बाद उसी जिले के अब आप आईजी भी हैं दुर्ग रेंज के। कितना अंतर होता है जब आप किसी जिले में एसपी रहते हैं, हालांकि उस समय आप एसएसपी हो गए थे सर, डीआईजी रैंक और उसी जिले का फिर आईजी रैंक? दोनों के काम में काफ़ी अंतर है। अभी मैं पहली बार आईजी बना हूँ, तो अभी मैं आईजी के जो काम हैं उनको समझ रहा हूँ। बेसिकली जो आईजी का काम होता है कि जिलों के एसपीज को सपोर्ट करना, उनको कहीं ज़रूरत होती है तो उनको गाइड करना, और जहाँ पर फिजिकली प्रेजेंस चाहिए वहाँ पर जाके उनको मोटिवेट करना। तो जैसे जैसे हम सीनियर होते जाते हैं तो हमारे को ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी फोर्स को, हमारे अधिकारियों को सही रास्ता दिखाना, और ये कोशिश करना है कि किसी भी परिस्थिति में उनको कमजोरी महसूस ना हो कि वो संभाल नहीं पाए, या उनको कोई परिस्थिति कठिन लग रही है तो उनके सपोर्ट के लिए कोई सीनियर ऑफिसर है। सर मीणा सरनेम में कुछ खास है कि अभिषेक मीणा, जितेन मीणा, बद्रीनारायण मीणा, और मैं आईएएस आईपीएस के जितने भी कैडर के लोग, तो आईआरएस भी मैं उसमें शामिल करूँगा, मीणा बहुत होते हैं सर। क्या ये रहता है कि मीणा सरनेम जुड़ गया मतलब यूपीएससी फाइट करना ही हमको, या पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, क्या कारण मानते हैं सर? एक सामाजिक माहौल है जिसमें सभी लोग, आप कहीं पे भी देखिएगा कि एक ट्रेंड चल जाता है, तो जिसमें एक बार जब बहुत लोग उधर जाने लग जाते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, एक ही फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, तो वो अगली बच्चे भी उसमें उसी दिशा में जाने का प्रयास करते हैं। हम जो एक सक्सेस मिलना चालू हो गई तो लोग कोशिश करते हैं कि यूपीएससी को टारगेट करें, मेहनत करते हैं, और अगर सक्सेस मिलती है तो बाहर आते हैं। मेहनत में क्या अब कमी देख रहे हैं सर आप उस जनरेशन और इस जनरेशन में? क्योंकि अब की मेहनत एक मोबाइल फ़ोन पर टिक गई है, बहुत ज़्यादा समय हम मोबाइल पे बिताते हैं, गेम्स हो गया, व्हाट्सअप, फेसबुक, ये पहले हम देखते थे सर व्हाट्सअप में कोई मैसेज आता था तो हम प्रायोरिटी बेसिस पे चेक करते थे, यार कोई अर्जेंट काम तो नहीं है, बट अब ऐसी चीज़ें हो गई कि लोग उसे मजाकिया, मतलब समय बहुत ज़्यादा बीत रहा है। ऐसा नहीं लगता युवाओं को इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए? ज़्यादा जैसे आप कहा कि स्पोर्ट्स में ही ज़्यादा ध्यान दें तो कम से कम बाकी चीज़ों में जहाँ नहीं लगना चाहिए वहाँ ध्यान लग जाता है। पढ़ाई के लिए जो चीज़ जरूरी है, कोरोना ने ऑनलाइन स्टडीज़ को तो मजबूरी बना दिया है, तो उस समय पे तो बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ता है, लेकिन और टेक्नोलॉजी जो है उसका उपयोग करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो नहीं सीखोगे तो कहीं न कहीं पीछे रहते हैं। लेकिन उस टेक्नोलॉजी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे दूर रहना, ख़ास तौर से जो मोबाइल गेम्स हैं, ऑनलाइन गेम्स हैं, उनसे बच्चों को कोशिश करना चाहिए कि वो ना खेल कर उस समय को अपने फिजिकल एक्सरसाइज में या कोई आउटडोर गेम्स में देना चाहिए। लेकिन समय तो बदल गया है, जो और हमेशा बदलता रहेगा। वर्तमान में जो चैलेंजेज हैं वो हमारे समय नहीं थे, उतना कंपटीशन हम सोचेंगे तो बच्चों के लिए हमारे समय नहीं था। हमारे समय परसेंटेज का जो हाई परसेंटेज के दायरे अलग थे, आजकल एक भी नंबर कट रहा तो विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि ये कैसे कट गया। तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा बन गया है, तो उस कंपटीशन में तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन साथ में ये जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं उनको कितना कम कर सकते हैं वो आपका एक चैलेंज है, जो आपके माता पिता, आपके टीचर्स, आपकी सोसाइटी के सहयोग के साथ में विद्यार्थी कर सकता है। पहले हमने देखा है सर कि
जो टीआई लेवल का अधिकारी रहता था, सीएसपी लेवल का अधिकारी रहता था, सिपाही, हवलदार, इनको उस इलाके के सब लोग जानते थे। कहीं ना कहीं अब उस चीज़ में कमी आ रही है सर। उसका बहुत अच्छा उदाहरण एक हो सकता है, जैसे कि आपने बताया कि आप स्पोर्ट्स के जरिए लोगों को जोड़िए, क्योंकि कम्युनिटी पुलिसिंग बहुत ज़रूरी है। तब भी ज़रूरी था, आज भी ज़रूरी, शायद आने वाले समय में भी ज़रूरी रहेगा। क्योंकि पुलिस को जब तक सूचनाएं नहीं आएंगी, जब तक पुलिस को ये नहीं पता भाई फलाना आदमी यहाँ पर सस्पेक्टेड दिख रहा है, आप देखिए, यहाँ ये गलत चल रहा है, आप करिए, ये चीज़ें थोड़ी कम होते जा रही है। ऐसा नहीं लगता सर, जो आम जनता से इंटरेक्शन होना चाहिए, उस इंटरेक्शन में पहले की तुलना में अभी काफ़ी कमी आ रही है? छत्तीसगढ़ पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग में काफ़ी अच्छा काम कर रही है सभी ज़िलों में, और नए नए तरीके से, इवन टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी, फेसबुक के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से या लोगों से जाके मिलने में भी मैं देख रहा हूँ कि सभी ज़िलों में लोगों से जो जुड़ाव पुलिस का होना चाहिए वो विभिन्न तरीक़ों से पुलिस अधीक्षक अपने कम्युनिटी पुलिसिंग के प्रोग्राम में रखते हैं। और इसी का मैं परिणाम देखता हूँ कि अप्रोच जो जनता की पुलिस के पास में पहुँचने की है, यहाँ पे आसानी से अपनी बात रख सकते हैं। इवन पुलिस अधीक्षकों के जो मोबाइल नंबर हैं वो थानों में लिखे गए हैं, वहाँ से वो थाने से भी वो कई बार हमको, जब हम पुलिस अधीक्षक थे, वहाँ से सीधे फ़ोन भी कर लेते थे, बात भी कर लेते थे। ये एक अच्छी बात है, ताकि इससे दो फायदे होते हैं। एक तो लोगों को ये एहसास होता है कि हमारा पुलिस अधिकारी हमारी बात सुन रहा है। दूसरा, थाना प्रभारी लेवल पे भी ये है कि अगर मैं नहीं सुनूंगा तो वरिष्ठ अधिकारी के पास ये तत्काल पहुँचेंगे, तो थाना प्रभारी भी उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए अपना प्रयास करते हैं। और सभी जगह पे ये जो गैप बिल्कुल भी नहीं है कम्युनिटी पुलिसिंग का। जो हमारे समय में जो बातें थी वो एक कदम आगे ही है अभी। एक आखिरी सवाल सर, यूथ बहुत बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम को देखते हैं सर, और यूथ के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? यूथ के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो जीवन है काफ़ी अमूल्य है। आप इस अवस्था में पहुँच गए कि आप आने वाले समय में, अभी तक आपको अपने माता पिता पे आश्रित हो या अपने अन्य समाज पे आप आश्रित हो, लेकिन अब आने वाले समय में आपसे समाज मांगेगा, आपके माता पिता आपसे मांगेंगे, आपका देश आपसे आपका कंट्रीब्यूशन मांगता है। तो कंट्रीब्यूशन आप हर तरीके से कर सकते हैं, छोटा बड़ा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कोशिश करनी चाहिए कि हाँ, पॉजिटिव मैंने क्या किया। आप ऐसा सोचिए, कोई भी काम करो, कोई सा भी छोटा बड़ा कोई भी काम करो, और उसमें फिर धीरे धीरे मेहनत करोगे तो एक लेवल पे जाके आप एक अच्छा सफलता आपको मिलती है। और कभी भी अपने असफलताओं से घबराए नहीं। असफलताएं आपको सिखाती है, जीवन को हमेशा पॉजिटिव देखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि एक अच्छे संस्कारों के साथ में, जो हर कोई बोलता है, सबको पता है कि अच्छी बातें क्या होती है, उन्हीं बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो मीणा साहब ने, देखिए, आपने बात सुनी उनकी, साफ तौर पर उनका यही कहना है कि आप वर्तमान में जिए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलें, और असफलताओं से आपको घबराना नहीं है। असफलता अगर जीवन में आती तो कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जाती है, और वो अगर आपने सीख ले ली तो निश्चित तौर पर सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो अवसरनामा में आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी अवसर से आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।